नमस्कार दोस्तों, सुपर टेट की क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग अर्थमेटिक पढ़ रहे थे और प्रतिशत के कई सवालों को हमने किया हुआ था, तो इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हैं और प्रतिशत के अन्य सवाल करते हैं। तो देखिए, इसी क्रम में एक सवाल ये दिया है, ध्यान से पढ़िए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। कोई भी परीक्षा है, अगर आपको पास करनी है तो कह रहा है आपको 33% अंक चाहिए। 33% अंक चाहिए, इसका मतलब क्या है कि जो भी पूर्णांक हो आपका, उसका 33% कर दिया जाए, जितना आ जाए उतने ही अंक आपको पास होने के लिए चाहिए। मान लीजिए 500 का पूर्णांक है, तो 500 का जब 33% कर देंगे, यानी 500 गुणा 33/100, जितना आ जाएगा हमको उतने अंक चाहिए पास होने के लिए। 600 का पूर्णांक है तो 600 गुणा 33/100 कर देंगे, जितना आएगा उतने अंक चाहिए हमको पास होने के लिए। तो इस प्रकार से जो भी पूर्णांक होगा उसका हमको 33% चाहिए पास होने के लिए परीक्षा में। आगे देखिए, एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किए। एक कोई छात्र था, कह रहा उसने 220 अंक प्राप्त किए उस परीक्षा में, और क्या हुआ, वह 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। वो पास नहीं हुआ 220 अंकों में, 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो पूछ क्या रहा है, पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए, यहां पर एक बात आपको बता दें, उस छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं भाई, 220 अंक प्राप्त किए हैं। 220 अंक उसको मिले हैं परीक्षा में, और अनुत्तीर्ण कितने अंकों से हुआ है, 11 अंकों से। अगर उसको 11 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता कि नहीं पास हो जाता, पास हो जाता। 11 अंक अगर उसको और मिल जाते, यानी कि अगर हम 220 में 11 जोड़ दें, यानी 220 में 11 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 231। तो अगर उस छात्र को 231 अंक प्राप्त हो जाते तो वो निश्चित तौर पर पास हो जाता। यह बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गई। तो 231 अंक अगर वो प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। इसका मतलब यह है कि पूर्णांक जो भी होगा उसका अगर 33% कर दिया जाए तो वो 231 के बराबर ही तो होगा भाई। पूर्णांक जितना भी होगा उसका अगर 33% कर दिया जाए तो वो क्या है, पासिंग मार्क ही तो है। पूर्णांक का 33% है पासिंग मार्क, और पासिंग मार्क कितनी चाहिए, 220 धन 11, तभी तो पास होगा वो। बात समझ में आ गई होगी। तो पूर्णांक पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल सवाल, आप पूर्णांक को क्या मान लेंगे, x। अब जब पूर्णांक x है तो x का हम क्या कर देंगे, 33%। x का हमने 33% कर दिया, यानी ये पास होने के लिए न्यूनतम अंक आ गए। और पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए भाई, 220 धन 11। चूंकि 220 अंक से वो अनुत्तीर्ण हुआ है, सॉरी 11 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हुआ है और 220 अंक उसने प्राप्त किए हैं। तो 220 और 11 जोड़ दें, इतने अगर अंक उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता। और पास हो जाता मतलब x गुणा 33/100। तो ये दोनों क्या है, बराबर है। सिंपल सी बात है। तो हल करके x का मान निकाल लेंगे, पूर्णांक आ जाएगा। तो सीधे इसी तरीके से सवालों को लगाएंगे। तो हर कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए थोड़ी देर में सवाल को लगाने के लिए। तो देखिए, x गुणा 33/100 बराबर ये कितना हो गया, 220 में 11 जोड़ेंगे तो 231 आ जाएगा। और इसको काटेंगे जब तो देखिए 7 आ जाएगा, 33 सत्ते 231। चूंकि 7 त्रिक 21 के 1 हासिल लगा 2, 7 त्रिक 21 2 23, 33 गुणा 7 231 होता है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, 700 आ जाएगा। यानी कि पूर्णांक कितना हो गया, 700 हो गया। तो आशा करता हूं इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप आसानी से हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। यानी कोई परीक्षा थी, उसमें उसने 23% अंक प्राप्त किए, लेकिन वो दुर्भाग्यवश 36 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर पूर्णांक x है, कुछ भी पूर्णांक रहा हो, मान लीजिए पूर्णांक x है,
x पूर्णांक है, तो पूर्णांक का अगर हम 23% कर दें, पूर्णांक का 23% कर दें, यानी x गुणा 23/100 और उसमें हम 36 जोड़ दें, तो पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए वो आ जाएंगे। नहीं आ जाएंगे भाई? सोचिए, 36 अंकों से वो फेल हो गया है। इसका मतलब पूर्णांक का 23% हमने किया और 36 जोड़ दिया, क्योंकि भाई 23% अगर पूर्णांक का करेंगे तभी तो वो 36 अंकों से फेल हुआ है। और हमको निकालना क्या है? पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, तो उसमें हमने जोड़ दिए कितने? 36। इसका मतलब यह है कि अगर हम x का 23% करके 36 जोड़ दें तो उस परीक्षा में पास होने के लिए जितने भी न्यूनतम अंक चाहिए वो आ जाएगा। पहली बात। अब दूसरी बात देखते हैं। इसी परीक्षा में क्या हुआ, एक दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किए। उसने 23% प्राप्त किए थे और 36 अंकों से फेल हो गया था। इसने 35% अंक प्राप्त किए। और क्या हुआ, तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 48 अंक अधिक प्राप्त किए। यानी उत्तीर्ण होने के लिए जो भी न्यूनतम अंक चाहिए उससे उसने 48 अंक अधिक प्राप्त किए। इसका मतलब यह है कि उत्तीर्ण होने के लिए अगर हमको न्यूनतम अंक निकालने हो और उस परीक्षा का पूर्णांक x हो, तो x का अगर हम 35% कर दें तो देखिए क्या होगा। x का जब 35% कर देंगे तब वो 48 अंक अधिक प्राप्त करेगा उत्तीर्ण होने के लिए जितने न्यूनतम अंक चाहिए उससे। तो अब हम क्या करें, x का 35% करके 48 को माइनस कर दें, और 48 को जब हम माइनस कर देंगे इसका मतलब यह है कि जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक हैं वो आ जाएंगे। तो ये दोनों तथ्य आप समझ गए होंगे। तो पास होने के लिए न्यूनतम अंक यहां से कैसे निकालेंगे, x गुणा 23/100 करेंगे और धन 36 कर देंगे। क्या करेंगे, x गुणा 23/100 धन 36। पास होने के लिए न्यूनतम अंक आ गए पहले विद्यार्थी के द्वारा। अब पास होने के लिए न्यूनतम अंक ही हम दूसरे विद्यार्थी के लिए निकाल रहे हैं, तभी हम बराबर कर रहे हैं, क्योंकि ये भी पास होने के लिए न्यूनतम अंक है और इधर वाला भी पास होने के लिए न्यूनतम अंक है। तो देखिए उसने कितने अंक प्राप्त किए, 35% अंक प्राप्त किए, लेकिन भाई इसने ज्यादा प्राप्त कर लिए 48 अंक पास होने के लिए जितने भी चाहिए थे उससे। तो इसमें क्या कर दें, 48 को घटा दें, बन गया हमारा समीकरण। और x का मान अगर हम निकाल लेंगे आसानी से तो पूर्णांक हमारा आ जाएगा। तो इधर 36 है, इधर -48 है, इस -48 को इधर ले आएं और ये वाला उधर ले जाएं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x गुणा 35/100, ये इधर ले जा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, x गुणा 23/100 बराबर, ये इधर ले गए माइनस में हो गया, अब ये इधर ले आओ तो 48 और धन क्या हो जाएगा 36। ये इधर का उधर कर दिया है, इसमें कंफ्यूज मत हो आर्ट साइड के स्टूडेंट। लाए हम इसको इधर है और इसको इधर, ठीक। x इसमें कॉमन ले लेंगे और जब x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x/100 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 35 - 23 बराबर, ये जोड़ देंगे 8 6 14 के 4, हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8। तो ये हो जाएगा x गुणा 35 में 23 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 5 12/100 बराबर 84। 12 से काट देंगे, 12 7 84, तो x बराबर कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 700। इसका मतलब यह है कि जो हमारा पूर्णांक है वो 700 आ गया। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, पहले विद्यार्थी को ध्यान में रख करके और दूसरे विद्यार्थी को ध्यान में रख करके। पहले विद्यार्थी को पास होने के लिए जितने न्यूनतम अंक चाहिए उसको टारगेट करेंगे और यही टारगेट जो है दूसरे विद्यार्थी के लिए करेंगे।
जो अनुत्तीर्ण होता है उसमें ऐड कर देते हैं, चूंकि उसको उतने और चाहिए अंक, तभी तो अनुत्तीर्ण हुआ। जो ज़्यादा प्राप्त करता है उसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे उतने अंक। तो पास होने के लिए जितने न्यूनतम अंक चाहिए वो आ जाएगा दोनों पक्षों के लिए, और सॉल्व करके जो है x का मान आसानी से निकाल लेंगे और तो हमारा पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। कोई परीक्षा होती है उसमें 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो जाते हैं और 65% विद्यार्थी गणित में पास हो जाते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि 73% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों, यानी 73% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हैं, यानी वो अंग्रेजी में भी उत्तीर्ण है और वो गणित में भी उत्तीर्ण है, दोनों विषयों में पास हो गए। जबकि 70% परीक्षार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पास हुए हैं और 65% ऐसे परीक्षार्थी हैं जो गणित में पास हुए हैं। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यह चीज समझते हैं कि 70% परीक्षार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पास हुए हैं और 65 जो है वो गणित में पास हुए हैं, 65%। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों में वो संख्या भी शामिल हो गई जब विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो रहा है। चूंकि 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी हो सकता है वो परीक्षार्थी गणित में भी उत्तीर्ण हुआ हो और अंग्रेजी में भी उत्तीर्ण हुआ हो, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुआ हो, तब भी तो हम कहेंगे कि 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। इसमें वो संख्या भी शामिल है जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी ये कहो गणित में भी उत्तीर्ण हुए हों और अंग्रेजी में भी उत्तीर्ण हुए हों। अगर वो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होता है तब भी तो हम कहेंगे कि ये गणित में उत्तीर्ण हुआ है। तो इन दोनों को हमने जब ऐड कर दिया तो इनमें वो संख्या भी शामिल हो गई जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। तो इसलिए हम दोनों विषयों वाले को घटा देंगे, 73 को घटा देंगे। पहले हम इतना समझते हैं, तो 70 और 65 कितना हो गया, 5, ये हो गया 135। 135 में 73 घटा दिया, 2 और 62%। इसका मतलब ये है कि 62% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, 62% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ये तथ्य आ गया सामने। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, तथा कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 248 हो, यानी 248 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ये दे दिया गया है। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो हमने मान लिया परीक्षार्थियों की संख्या x है। कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, 62%। पहले ही हमने निकाल लिया, 62% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या x है और x का जब हमने 62/100 कर दिया तो ये जो आ गया ये उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की ही संख्या तो है, ये उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की ही संख्या तो है x का 62%, क्योंकि x हमने परीक्षार्थियों की संख्या मान ली है टोटल जो परीक्षा में बैठ रहे हैं, और 62% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ये हमने निकाल लिया है। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या के, यानी 248 के। इसको काट देंगे, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 छंग 24। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 100 का 4 में गुणा हो जाएगा, 400 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, 400 थी। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो इसको इसी तरीके से लगाना, जो अंग्रेजी में पास हुए हों जितने प्रतिशत और जो गणित में पास हुए हों जितने प्रतिशत, उन दोनों को ऐड कर देना और दोनों विषयों में उत्तीर्ण को माइनस कर देना। वो संख्या आ जाएगी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत, और अगर कुल परीक्षार्थी x होंगे तो x का अगर 62% कर देंगे तो ये किसके बराबर हो गई, उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या के, और उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 248 दे दी गई। तो इसको 248 के बराबर करके जो है परीक्षार्थियों की संख्या हम आसानी से निकाल लेंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इस तरीके से हल कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए। 2 उम्मीदवार थे,
चुनाव लड़ रहे थे, तो दोनों के बीच जो है चुनाव हुए। चुनाव का सीजन भी चल रहा है, तो उसी क्रम में दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए। चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गया। तो पूछ रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो देखिए, सबसे पहले हम ये सोचें कि चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35%। मान लीजिए चुनाव में x मत पड़े। चुनाव में कितने मत पड़े? टोटल x मत पड़े। अब देखिए, जब x मत पड़े टोटल, तो x का 35% अगर हम कर देंगे तो जितना भी वोट आएगा वो किसको मिल रहा है? जीतने वाले को कि हारने वाले को? निश्चित तौर पर हारने वाले को। क्यों? क्योंकि वही 35% मत प्राप्त करके 15,000 मतों से हार गया है। तो अगर कुल मतों का हम 35% कर देंगे तो ये वो मत आएंगे जो हारने वाले को मिले। और जब 35% मत हारने वाले को मिले हैं तो निश्चित तौर पे 65% मत जीतने वाले को मिले होंगे, क्योंकि टोटल मत 100% ही तो होंगे। तो जब 35 ले जा रहा है हारने वाला, तो 65% मत ही तो जीतने वाला लेगा। इसका मतलब यह है कि कुल मतों का 65% मत मिल रहा है जीतने वाले को। तो जीतने वाले को मिल रहा है इतना मत और हारने वाले को मिल रहा है इतना मत। और जो व्यक्ति हारा है वो कितने वोटों से हारा है भाई? 15,000 मतों से। इसका मतलब यह है कि जीतने वाले को इतना मिल रहा है वोट, हारने वाले को इतना वोट मिल रहा है। इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो भाई वो किसके बराबर आ जाएगा? 15,000 के बराबर आ जाएगा। नहीं आ जाएगा। ये दोनों के मध्य मतों का अंतर ही तो है 15,000। वो निकलेगा कैसे? कुल मतों का 65% मिला जीतने वाले को, कुल मतों का 35% मिला हारने वाले को, दोनों को घटा दिया तो 15,000 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे? x बटे 100 कॉमन ले लें तो आ जाएगा 65 माइनस 35 बराबर 15,000। तो x बटे 100 गुणा 65 में 35 घटा देंगे तो 45, 55, 65 यानी 30 आ जाएगा बराबर 15,000। ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा, ये 3 से काट देंगे, 3 पचे 15, 500 आ जाएगा और ये 100 का गुणा हो जाएगा तो 500 और 2 0 और 50,000 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 50,000। यानी कुल मत कितना पड़ा? 50,000। ये चीज अभी आई है, अभी हमारा आंसर नहीं आया है। आंसर क्या पूछ रहा है? जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, ये पूछ रहा है। आपसे हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले ये भी पूछ सकता है। ये संख्या जो हमारी आई है ये तो आई है कुल मतों की संख्या, जितने वोट डाले गए वो आया है। अब हम निकालेंगे जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। तो जीतने वाले को कितने मिले हैं? कुल जितने मत डाले गए उसका 65% ही तो जीतने वाले को मिले हैं। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले भाई? 50,000 का 65%। 1 2 कट गया, 1 2 कट गया, क्या आ जाएगा? 2 0, 5 का गुणा कर देंगे, 55 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 6 30 2, इतना आ जाएगा 32,500 मत। ये मिल गए जीतने वाले को। अब अगर आपसे ये कह देता कि हारने वाले को कुल कितने मत मिले, यहाँ जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले ये ना पूछता, पूछ देता हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, तो क्या करते? x आ गया है और x का क्या कर देते? 35%। सीधी बात, हारने वाले को जितने वोट मिले वो आ जाएगा। तो अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए का वेतन बी के वेतन का 35%, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। यानी ए का वेतन बी के वेतन का 35% और बी का वेतन सी के वेतन का
40% है और तीनों का कुल वेतन 19,250 रुपए है। तो ए तथा बी के वेतन में कितना अंतर है? तो देखिए, इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, तो जो लास्ट में दिया जाए, जो लास्ट में दिया जाए उसको x मान लेना सबसे पहले। यानी सी के वेतन को x रुपए मान लो कि सी का वेतन x रुपए है। सी का वेतन कितना है? x रुपए। लास्ट वाले को x रुपए मान लो, पहली बात। तो हमने मान लिया कि जो सी का वेतन है, माना सी का वेतन x रुपए है। सी का वेतन हमने x रुपए मान लिया। अब देखिए बी का वेतन कितना हो जाएगा। देखिए बी का वेतन कितना हो जाएगा? सी के वेतन का 40%, इसीलिए हमने सी को माना है लास्ट वाले को। लास्ट वाले को हमेशा मानना। तो बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, तो बी का वेतन कितना हो जाएगा? सी के वेतन का 40% नहीं हो जाएगा। सी का वेतन x, तो x का क्या कर देंगे? 40%, यानी 40/100। तो 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। यानी जो बी का वेतन है वो है 2x/5 रुपीज। बी का वेतन जो है वो 2x/5 रुपए है और सी का आ गया x रुपए। अब देखिए ए का वेतन कैसे निकालेंगे। ए का वेतन क्या हो जाएगा? ए का वेतन बी के वेतन का 35% है, तो अब बी का तो निकाल ही चुके, तो बी का 35% कर दो तो किसका वेतन आ जाएगा? ए का। तो बी का वेतन जो भी है उसका कर दो 35%। तो 35/100 कर दिया, काट दीजिए। 5 7 35, ये काट दीजिए। 2 पंचे 10, 50, यानी ये आ गया 7x/50 रुपया। तो देखिए ए का वेतन भी मालूम चल गया, बी का वेतन भी मालूम चल गया और सी का वेतन भी मालूम चल गया, लेकिन अभी x के रूप में है। अभी हमको एक्चुअल में वेतन मालूम नहीं है इनका, वो हम निकालेंगे। तो देखिए जब कभी भी इस प्रकार की सिचुएशन बन जाए और कुछ भी आपसे पूछ दे ए तथा बी के वेतन में कितना अंतर है, बी और सी के वेतन में कितना अंतर है, कुछ भी आपसे पूछ दे इस प्रकार से क्वेश्चन दे करके, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इनको अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। यानी इनके वेतन को हम अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। जब अनुपात समानुपात पढ़ेंगे तब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। यहां पर भी प्रतिशत में भी देख लेते हैं, इनके वेतन को हम अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। कैसे अनुपात के रूप में? देखिए ए का वेतन, बी का वेतन और सी का वेतन, इसको हमने अनुपात के रूप में लिखा। अनुपात के रूप में जब लिखेंगे तो ए का वेतन कितना है? 7x/50 अनुपात बी का वेतन कितना है? 2x/5। सी का वेतन कितना है? x। अब अनुपात की कहानी आप लोगों को मालूम ही होगी। अनुपात में क्या होता है भाई कि किसी से भी हम भाग दे सकते हैं, किसी से भी गुणा कर सकते हैं, किसी भी राशि का, बशर्ते ये ध्यान रखते हैं कि जिस राशि का हम भाग देते हैं वो तीनों संख्याओं में देते हैं, जिसका हम गुणा करते हैं वो तीनों में करते हैं। यह अनुपात की कहानी है, मालूम ही होगी आप लोगों को। तो सबसे पहले x का भाग दे दीजिए सब में। तो क्या इसको लिख सकते हो? 7/50 अनुपात 2/5 अनुपात 1। x का हमने क्या दे दिया? भाग। अब हम सब में 50 का गुणा कर दें, क्योंकि क्या होता है कि सही बटे में अनुपात को नहीं लिखते हैं, सीधे सीधे राशि के रूप में लिखेंगे तो आसानी होती है लगाने में। तो हम 50 से सीधे गुणा कर देंगे तीनों में। तो जब तीनों में हम 50 से गुणा कर देंगे तो देखिए यहां पर हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, यहां पर जब हो जाएगा तो 50 का गुणा तो 5 धाम 50 और 10 दूनी 20 हो जाएगा, और यहां पर 50 एकम 50 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका a अनुपात b अनुपात c आ गया, यानी a और b और c के वेतन का अनुपात आ गया। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं,
ध्यान रखिए, प्रश्न में बस तीनों का कुल वेतन दिया होना चाहिए। तीनों का अगर कुल वेतन दिया गया है तब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को इस रूप में ही ले जाएंगे। तो देखिए, तीनों का कुल वेतन यहां दे दिया गया था। अब कुछ भी आपसे पूछ दे, क्या पूछ रहा है, ए तथा बी के वेतन में कितना अंतर है। तो देखिए, यहां से अंतर देख लीजिए कितना है, अनुपाती अंतर देख लीजिए, 7 और 20 में कितना अंतर पड़ रहा है, 13 का। तो यहां से आ जाएगा आसानी से ए तथा बी के वेतन में अंतर। तो देखिए, ए तथा बी के वेतन में अंतर, तो अनुपाती अंतर कितना है, अनुपाती अंतर है 13 का, तो 13 लिख देंगे, गुणा जो कुल वेतन दे दिया जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, यानी 19,250 और बटे, देखिए नीचे जो राशि रखी जाती है, अनुपात समानुपात जब चैप्टर पढ़ेंगे तब भी बताएंगे, जब नीचे जो राशि रखी जाती है वो हमेशा इनका योग रखा जाता है, यानी अनुपाती योग, अनुपाती योग को हमेशा नीचे रखा जाता है। तो बटे में क्या रख देंगे, इसका योग कितना हो गया, 50 20 70 और 70 7 77। तो अनुपाती योग को हमेशा नीचे रखते हैं, जो कुल वेतन देता है उसको ऊपर रखते हैं, जो पूछता है उसको यहां रखते हैं, सीधी बात। ए तथा बी के वेतन में अंतर पूछ रहा है तो अनुपाती अंतर ऊपर लिख देंगे। बी और सी के वेतन में अंतर पूछता तो बी और सी के वेतन में अंतर, अनुपाती अंतर कितना था, 30, तो यहां पर 30 लिख देते। इस प्रकार से जो भी पूछता है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर इसको काट लेंगे, देखिए 11 से 11 सत्ते 77, 11 एकम 11, 8 11 सत्ते 77 और 11 पचे 55, 0 ये हो गया। और इसको 7 से ये कटेगा, 7 दूनी 14 कट जाएगा आसानी से, 7 दूनी 14 और 3 7 पने 35, 0। 250 का 13 में गुणा कर देंगे, 13 शून्य का 0 0, 13 पचाई 65 के 5 हासिल लगा 6, 13 दूनी 26 और 26 और 6 कितने हो गए, 32 50। तो आपका आंसर जो आ गया वो आ गया 32 50 रुपए, 3250 रुपए आपने आंसर निकाल लिया। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो इसको इसी रूप में ले जाकर के आसानी से लगा लेंगे। हालांकि आपके सुपर टेट की परीक्षा में इतना लेंथी नहीं दिया जाएगा कि आपको इतना समय लगे, संख्याएं बहुत ही छोटी दी जाएंगी, बहुत ही सरल दी जाएंगी, लेकिन हमने तरीका बता दिया कि इस तरीके का अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। कोई एक व्यक्ति है, जितनी भी उसकी मासिक आय होती है उसका 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है, शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है। बस यहां पर इसको पकड़ेंगे, शेष को, सवाल में शेष को पकड़ेंगे, याद रखेंगे। आगे जो सवाल आएगा उसमें शेष नहीं दिया होगा तो उसको तरीका अलग होगा लगाने का। यहां पर जब शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है तो तरीका अलग होगा लगाने का। कहने का मतलब यह है कि जब 20% वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है तब उसके पास जो रुपया बचता है उसका 30% भोजन पर खर्च करता है, और जब वो भोजन पर भी 30% खर्च कर चुका तब जो शेष रुपया उसका बचा फिर उसका 40% जो है वो अन्य बदों पर खर्चा करता है। सवाल ये कह रहा है, फिर पूछ रहा है कि इसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपए है, यानी मासिक बचत 840 रुपए है, वो 840 रुपए बचा लेता है महीने में। तो उस व्यक्ति की मासिक आय पूछ रहा है कि कितनी मासिक आय होगी जब वो इस तरीके का अरेंजमेंट किए हुए हैं। आगे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां पर शेष का नहीं दिया होगा, वहां पर क्या होगा कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है,
30% भोजन पर खर्च करता है, 40% अन्य मदों पर खर्चा करता है। इस प्रकार से दिया होगा, अभी आगे बताएंगे। फिलहाल यहां पर क्या जानते हैं, यहां पर शेष को पकड़ेंगे। अगर शेष शब्द दे दिया जाए, मतलब 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है, उसके बाद जो रुपया बचता है उसका 30% भोजन पर खर्च करता है, फिर उसके बाद जो रुपया बच जाता है उसका 40% अन्य मदों पर खर्चा करता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है और आपको 60 तरीके से लगाना है तो कैसे लगाते हैं, देखिए मासिक आय को x रुपए मान लेंगे कि उसकी मासिक आय x रुपए है। क्या करेंगे, x गुणा, देखिए क्या करेंगे, 1 माइनस जितना बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है जितने प्रतिशत उतना बटे 100 कर देंगे, गुणा, सबसे आसान तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन लगाने का। देखिए हर तरीके के क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, कोई भी तरीका छूट नहीं रहा है, लगभग हर टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं परसेंटेज में, भले ही 1-2 हो रहे हों हर टाइप में, लेकिन लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में छूटे ना। हर टाइप के आप क्वेश्चनों को तुरंत वहां पकड़ के कर सकें, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि पेपर अब थोड़ा कठिन भी आने लगा है और जो कठिन सवाल लगाते हैं स्कोर वही कर पाते हैं। भाई सरल सरल तो सभी लगा लेते हैं, जो कठिन सवाल लगा लेता है, जो आता है एग्जाम में, तो वो स्कोर कर जाता है, उसको जो है मेरिट में स्थान देता है, मेरिट उसकी बढ़ जाती है। तो याद रखेंगे कोई सवाल छूट ना पाए। जितने भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन 20 आते हैं वो 20 हो जाए, इस तरीके की योजना बना करके हम चल रहे हैं। तो x गुणा 1 माइनस 20 बटे 100 कर दिया। शेष का 30% भोजन पर, तो 1 माइनस 30 बटे 100 कर देंगे। शेष का 40% अन्य मदों पर, तो 1 माइनस 40 बटे 100 कर देंगे। और बराबर में जो उसकी मासिक बचत होती है वो लिख देंगे। कितनी है मासिक बचत, 840 रुपए। इसको हल कर लेंगे, आसान हल करना। x गुणा 100 में से 20 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 80 बटे 100। इधर 100 में से 30 घट जाएंगे, 70 बटे 100। इधर 100 में से 40 घट जाएंगे, 60 बटे 100। बराबर क्या आ जाएगा, 840। इधर 1 0 ये देखिए सब कट जाएंगे, ठीक। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 बराबर हो जाएगा 840 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो x का मान जब निकालेंगे तो देखिए x का मान क्या आ जाएगा, 840 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 बटे 8 गुणा 7 गुणा 6। इसको काट देंगे, देखिए 6 एकम 6, 6 एकम 6, 2 6 चौको 24 कट गया। ये 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, ये कट गया। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10। तो कितना आ गया, 5 25 धाम 250 धाम 2500 रुपये। तो उसकी मासिक आय कितनी आ गई, 2500 रुपये आ गई। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको आसानी से लगा सकते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से। बस इस शेष का ध्यान रखना, जब शेष शब्द प्रयोग कर दे तब इस प्रकार से क्वेश्चन लगाना है। तो इस प्रकार प्रतिशत के कुछ प्रश्नों को आज हमने जाना। थोड़े से प्रश्न प्रतिशत के और बचे हैं, एक छोटी सी क्लास और लेंगे। कुछ सवाल बताने के बाद जो है छोटे छोटे भी कुछ अन्य क्वेश्चन बता देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।